दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर। दोस्तों जिस तरीके से खत्म करने के लिए गंभीर साजिश रची गई थी, इसको लेकर खुले तौर पर एसआईटी ने कर दिया है बड़ा ऐलान और बताया है दोस्तों कुछ ऐसी बातें। सनसनीखेज खुलासे के साथ साथ किसानों के दावे को पुख्ता कर दिया गया है। इस बीच आपको बताएंगे अब अजय टेनी और उसके बेटे की गिरफ्तारी पूरी तरीके से सुनिश्चित होती हुई दिखाई पड़ रही है। बताएंगे आपको एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जहाँ पर दोस्तों एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब किसान नेताओं ने जोरदार तरीके से उन सभी को लपेटना शुरू कर दिया है जो किसानों के आंदोलन को लेकर तरह तरह के षड्यंत्र फैला रहे थे। दोस्तों बताएंगे आपको इसके बारे में भी एक और बड़ी अपडेट, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ अमित शाह जो मंच से कह रहे थे कि दूरबीन से उनको कोई बाहुबली दिखाई नहीं दे रहा, अब उनको साफ साफ दिखाई देगा उनके ही बगल में। इस तरीके से कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे हरियाणा के जिंद में खटकल टोल प्लाजा पर आयोजित किसानों की महापंचायत में जोरदार तरीके से जन समर्थन के बीच दहाड़े राकेश टिकैत किसानों का आंदोलन आगे किस तरीके का होने वाला है, इसको लेकर पूरी रणनीति बताई गई है। दोस्तों साथ साथ आपको बताएंगे गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जिस तरीके का स्कीम चला रहा था, एक अचानक से आए तिलकधारी पंडित ने एक एक करके सारी कलई खोल दी, सारी पोल खोल दी है, जिसके बाद मीडिया ने तुरंत अपना स्क्रीन बदल दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ चलेंगे और भी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अजय टेनी की गिरफ्तारी और उसके बेटे की सजा के बाद ही किसानों को अंतिम न्याय मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसआईटी ने किसानों की बातों उनके दावे को पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया है। बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की तरफ से ये बात कही गई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर अजय टेनी के बेटे आशीष टेनी मुख्य तौर पर आरोपी है और इस पूरे मामले पर दोस्तों पहले जो हल्की धाराएं लगाई गई थी उन सभी को संगीन धाराओं में बदलने का फैसला विशेष जांच टीम ने लिया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जैसे तैसे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी का इस्तीफा पूरी तरीके से सुनिश्चित दिखाई देता है और गिरफ्तारी भी किसी भी वक्त हो सकती है। अजय टेनी को हटाने को लेकर दोस्तों नरेंद्र मोदी पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। कैबिनेट में अभी तक मंत्री के पद पर मौजूद है अजय टेनी, जिसको लेकर किसानों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर देखते हैं नरेंद्र मोदी कब फैसला लेते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए इस घटनाक्रम के बाद कुछ चुनाव में करेगी, ये तो आगे आने वाले दिन ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके कई सारे पत्रकारों ने इस पूरे मामले को लेकर, यानी जब लखीमपुर खीरी कांड के मामले को लेकर जानकारी सामने आई थी तो डिफेंड करने के लिए एन केन प्रकार कुतर्कों का इस्तेमाल करके बचाने की कोशिश की गई। इसमें दोस्तों सुशांत सिन्हा का नाम से आगे है और उसके पीछे अमन चोपड़ा का नाम जानते हैं आप लोग। दोनों तरीके से एजेंडा बेस अपना कार्यक्रम चलाते हैं। दरअसल दोस्तों सुशांत सिन्हा का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुशांत सिन्हा पूरी तरीके से लखीमपुर कांड को लेकर किसानों को ही बदनाम करने की कोशिश करते हुए गाड़ी पर हमला किया गया, इसके कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, तमाम तरह की थ्योरियां रचते हुए दिखाई दिए हैं। सुशांत सिन्हा के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच आपको बता दें कि अमन चोपड़ा भी इस तरीके से कहने लगे कि विंड शील्ड को तोड़ दिया गया था, इससे हो सकता है कि घटना घट गई हो, यानी तमाम तरीके के कुतर्कों का इस्तेमाल किया गया केवल मंत्री पुत्र के बेटे को बचाने के लिए। और दोस्तों आखिरकार गिरफ्तारी किसानों के दबाव में हुई थी और जांच में इस तरीके से खुलासा हुआ है, जहां पर पूरी तरीके से प्री प्लान्ड एक कंस्पिरेसी बनाई गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है बीते दिन, उसके बाद से दोनों पत्रकारों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कोई भी अब डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहा और कोई भी अपनी राय देने के लिए नहीं आ रहा। यानी आप समझ सकते हैं कि एक पूरे मुद्दे को जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री पूरी तरीके से फंसा हुआ है, उसके बेटे पर कई सारे संगीन मामले दर्ज है, बावजूद इसके डिफेंड करने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की गई। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों अमन चोपड़ा का एक और ट्वीट है, जिसमें कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने कहा कि अगला निशाना मीडिया और लखीमपुर खीरी कांड में एक पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। इस तरह की ट्वीट उन्होंने 4 अक्टूबर को किया था। इस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूछ रहे हैं रमन कश्यप की मौत को लेकर जो एसआईटी ने बातें कही है, गंभीर कंस्पिरेसी बताया है, उसको न्याय दिलाने के लिए अब अमन चोपड़ा क्या करेंगे, तो कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों किसान एकता मोर्चा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट सामने आई है उस पर कहा गया कि जांच रिपोर्ट से पता चल गया है कि लखीमपुर किसान नरसंहार महज एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। किसानों के हत्यारे अगर संसद व सरकार में बैठकर काम करेंगे तो किसान कल्याण कैसे होगा। हम मांग करते हैं कि हत्यारे को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों एसआईटी के खुलासे के बाद अजय टेनी कब
बर्खास्त होगा, इसको लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन गोदी मीडिया में अभी भी इस पूरे मामले को लेकर कोई खास डिबेट देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। लेकिन आप लोग शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के एक चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे, जहां पर कह रहे थे कि दूरबीन लगाकर भी मुझे माफिया दिखाई नहीं दे रहा यूपी में, जबकि उनके बगल में ही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री मौजूद थे, जिसके बेटे पर इतने गंभीर आरोप हैं। इस पर दोस्तों तंज कसते हुए सोहित मिश्रा ने कहा कि माननीय अमित शाह जी, आप दूरबीन लगाकर माफिया ढूंढने की बात कर रहे थे, ये देखिए एसआईटी ने क्या कह दिया, किसानों को कुचला गया और आपने अपने पास मंच पर टीनी को बिठाए रखा हुआ था। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के दावे कर देते हैं, कुछ ही दिनों के बाद उनकी ही सरकार, उनके ही लोग पोल खोल कर रख देते हैं, लेकिन गोदी मीडिया फिर डिफेंड करने सामने आ जाता है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, लिखिएगा जरूर। इसी बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और सबसे पहले अजय टेनी के इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर कह दिया कि अब माफी वीर आ ही रहे होंगे, माफी मांगने के लिए बड़ा कांड कर दो, उसके बाद माफी मांग लो। इस तरीके का व्यवहार सरकार का चल रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तीनों काले कानून लेकर आए और बाद में माफी मांगते हुए वापस किया था, उस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बात कही है। और जिस तरीके से लखीमपुर के अंदर ये कांड हुआ है, उसके बाद अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिर से माफी वीर आ जाएंगे माफी मांगने के लिए। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव जहां पर एक और मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदेश के अंदर जगह जगह उनकी रैलियां, रोड शो हो रही है, बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर के अंदर अखिलेश यादव का काफिला जहां जहां से गुजर रहा था, वहां वहां बड़ी संख्या में लोग आकर फुल्व की वर्षा और बदलाव की हुंकार भर रहे थे। इस पूरे जन समर्थन को देख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कह दिया कि जनता की बातें करने वाली सरकार चाहिए, परिवर्तन की सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर आज 15 तारीख है और आज किसानों का जो आंदोलन है जिसे खत्म करने का ऐलान 13 तारीख को ही कर दिया गया था। आज अंतिम तौर पर पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा और सारा जो बचा कुचा मोर्चा है आज ही निकलेगा अपने अपने घर की तरफ, जिसमें अंतिम में राकेश टिकैत जाएंगे और इससे पहले वह गाजीपुर बॉर्डर पर एक हवन करने वाले हैं, जिसके बाद उनका काफिला अपने मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव पहुंचने वाला है, जो किसानों की राजधानी कही जाती है। 15 दिसंबर यानी आज गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। फतेह मोर्चा का राकेश टिकैत ने पोस्टर जारी कर दिया है। फतेह मोर्चा निकालने का आह्वान किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली तक निकालेगी ये यात्रा। सुबह 9 बजे गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के जिंद के अंदर खटकल टोल प्लाजा में आयोजित की गई किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर सदैव आंदोलन का निर्माण होता रहेगा। आंदोलन से ही किसानों की जान बचेगी, उनकी रोजी रोटी, उनका स्वाभिमान बचेगा। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों सिसौली पहुंचने वाले हैं राकेश टिकैत, तो इसको लेकर जोरदार तैयारियां सिसौली के लोगों ने करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसे देख सकते हैं कि सिसौली का किसान भवन है, जिसे पूरी तरीके से सजाया गया है, लाइटनिंग की गई है। वहीं पर दूसरी ओर किसानों की पंचायत भी हुई थी, जहां पर फैसला लिया गया है कि किस तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों लड्डू भी बनाए जा रहे हैं और इस पूरे आयोजन को खुद देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत। आज देखते हैं दोस्तों राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक लड़ाई जीतने जैसा है। वहीं एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने 6 में से 4 सीटें जीत ली है। 2 महाविकास अघाड़ी को मिला है। सबसे ज्यादा झटका शिवसेना को लगा है दोस्तों। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर लखीमपुर मामले का मुख्य साजिशकर्ता मंत्री अजय टेनी मिश्रा है। बीजेपी का विरोध जारी रखेंगे, योगेंद्र यादव ने बातें कही है। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसके बाद अब कहीं न कहीं किसानों को भी अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि हमारा स्टैंड क्लियर है। अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और उसके इस्तीफे की मांग सबसे पहले हमने की है और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसान इस मांग को जारी रखेंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव आते ही गंगा में डुबकी लगाते हैं और कोरोना में लाशें बहती है गंगा में, तब प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं होती। पणजी में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे बीजेपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी यात्रा पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को 14 दिसंबर को पणजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो चुनाव में आते हैं और गंगा में डूब जाते हैं और कोरोना आता है तो लाशें गंगा में तैरती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तब कुछ नहीं करते। दरअसल दोस्तों गोवा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 12 तारीख से ही डेरा डाला हुआ है। 40 विधानसभा की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि खाने पीने की चीज पर महंगाई दर 2 गुना हो गई है, 3.06% से बढ़कर 6.7%। मोदी जी यही अच्छे दिन है या ये महंगे दिन है, लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए अच्छे दिन लाने का वादा किया। 7.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दरअसल दोस्तों महंगे दिन जरूर आ रहे हैं, अच्छे दिन का दूर दूर तक पता नहीं है।
हैं। लोग सब्जी, फल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए पहले से 2 बार सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर टमाटर की तुलना सोने से की जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ने के इच्छुक नरेंद्र मोदी ने पिछले साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने में एक आयाम हासिल किया है और दूसरी ओर महंगाई भी अपने 7वें आसमान पर पहुंच गई है। तो क्या यही है अच्छे दिन का वो जुमला जो सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन मीडिया तक लगातार प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया? ये दोस्तों कई सारे सवाल है, इस पर जरूर जवाब आना चाहिए बीजेपी नेताओं की तरफ से ही, और लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जौनपुर में अखिलेश यादव बोले, कहा क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर उत्तर प्रदेश में करेंगे सत्ता का परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में 2022 के सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। उनका जौनपुर में 2 दिन का प्रवास है, जहां से वो समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश के अंदर अधिकांश क्षेत्रीय दलों को साथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने का है। हमको भरोसा है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इसी प्रयास में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर तथा बसपा से आने वाले राम अचल राजभर भी लगे हुए हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 5 साल पूरा हो गया है। अब तो जनता को भाजपा का घोषणा पत्र देखना चाहिए, उनके किए गए वादों को देखना चाहिए। एक भी वादे जमीन पर नहीं उतारे गए। वहीं पर दोस्तों जौनपुर ने दिया संदेश, 22 में आ रहे हैं अखिलेश, जनता सपा के साथ है, 22 में बदलाव है। समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े नारे दिए हैं और जौनपुर की तस्वीरें साझा की है, जहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रहे अखिलेश यादव को देखने के लिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, महाविकास आघाड़ी को झटका, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में अकेले दम पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बीजेपी हरा सकती है। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस चुनाव के नतीजों को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर ले रही हो, लेकिन अंतिम नतीजे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ही जा सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो 5 राज्यों में जनवरी में हो सकता है चुनावों के तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग 15 तारीख यानी 15 दिसंबर यानी आज से इन 5 राज्यों के दौरे पर निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, केरल और मणिपुर के अंदर चुनाव होंगे। इस दौरान सबसे पहले दौरा पंजाब का किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव के एक और आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ मिलकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान दोस्तों चुनाव आयोग की टीम पंजाब के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चुनाव आयोग सभी 5 राज्यों में बारी बारी से चुनाव को लेकर दौरा करने जा रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियां खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ जुट गई है। एक और अपडेट की माने तो निलंबित सांसद के समर्थन में आए राहुल गांधी बोले, संसद में नहीं दिया जा रहा बोलने का मौका। राज्यसभा में 12 निलंबित सांसदों के मसले को लेकर जारी घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यसभा में अभी भी 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की है और निलंबन को वापस लेने की मांग की है। विपक्ष की ओर से जारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक और अपडेट की माने तो विपक्ष की रणनीति को लेकर सोनिया गांधी ने एनसीपी, डीएमके और शिवसेना के नेताओं के साथ में मुलाकात की है। आपको बता दें दोस्तों कि 12 सांसदों के संसद के शीतकालीन सत्र के शेष अवधि से निलंबित के मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले में रणनीति बनाने के लिए एनसीपी, डीएमके और शिवसेना के नेताओं के साथ चर्चा की है। सूत्रों ने बताया है कि एनसीपी के नेता शरद पवार, शिवसेना के नेता संजय राउत और डीएमके के टी.आर. बालू, वाम दल के नेता सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बैठक अटेंड कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक के दौरान उपस्थित रहे। वहीं अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कह दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंत की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करता हूं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उल्टा लिया, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने इस पर स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनका ये कहना ही नहीं था जो बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी मानसिकता ही ऐसी है, इसीलिए इस तरह की चीजें सोचते हैं। एक और अपडेट की मान तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी को पंजाब राज्य में एक झटका दिया है। दरअसल दोस्तों पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। सीएम के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई है। यही नहीं, अब पार्टी को मजबूत करने के लिए भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को पार्टी से सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे अमरीक सिंह आलीवाल और पूर्व विधायकों हजिंदर सिंह ठेकेदार, प्रेम मित्तल, फरजान आलम और रजविंदर कौर ने पंजाब के अंदर लोक कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो गोवा पहुंची ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि अब बीजेपी को गोवा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गोवा के अपने लोग गोवा पर राज करेंगे, कोई बाहर से आकर ये नहीं बताएगा कि गोवा को राज कैसे करना है। एक अपडेट की माने तो जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे यूपीएससी के छात्र बोले, कोविड आ गया तो हमारी इसमें क्या गलती है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा के उम्मीदवारों के द्वारा एक और अतिरिक्त प्रयास की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये वो छात्र हैं
है जिनका 2020-21 में यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का आखिरी अवसर था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण ये मौका उनके हाथ से निकल गया। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो आम आदमी पार्टी और सपा का गठबंधन यूपी में नहीं होगा, इसको लेकर लगभग बातें स्पष्ट हो चुकी है। यूपी में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सपा के साथ गठबंधन नहीं हुई है, ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चा थी। अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच में मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी रहा। दोनों नेता यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस तरह की जानकारी भी दे रहे थे। अब खबर है कि दोनों के बीच में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बनी है और आम आदमी पार्टी अकेले ही रण में उतरना चाहती है। यूपी के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 24 नवंबर को लखनऊ में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके बाद हाल ही में उन्होंने दोनों दलों के बीच में चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जाहिर की थी। हालांकि पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि सीट बंटवारे पर बातचीत अटक गई है, जो पहले से ठीक मानी जा रही थी, लेकिन अब 150 सीटों पर घोषित उम्मीदवार के एक सप्ताह के भीतर ही 100 नामों की दूसरी सूची भी जारी करने की उम्मीद है। दरअसल दोस्तों ये बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे में अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते। उसका बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसका संगठन ज्यादा मजबूत नहीं है और इसीलिए समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। एक और अपडेट की माने तो रंजन गोगोई ने अपने बयान से संसद को बेइज्जत किया है और इस करने की कोशिश की गई है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसदों और केरल के सीपीएम के राज्यसभा के सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ विशेष अधिकार हनन को नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान रंजन गोगोई जब मुख्य न्यायाधीश थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन अब वह खुद सांसद बन गए हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट की कोई अब जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये शर्मिंदगी की बात है। गोगोई साहब को रिवॉर्ड दिया गया है, उन्हें सांसद के तौर पर पुरस्कृत किया गया है क्योंकि सरकार की इच्छा के अनुसार ही हो सकता है कि उन्होंने फैसले दिए हो। उन्होंने अपने बयान से संसद को बेइज्जत करने की कोशिश की है। इस विवादित बयान को लेकर रंजन गोगोई के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद जे सरकार की तरफ से सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर रंजन गोगोई के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा से निलंबित बीजेपी के विधायकों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर अंतिम रोक लगाने की उनकी मांग नहीं मानी है। इससे निलंबित विधायक संसद के सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए विधानसभा के सचिव को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने के मामले पर विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो 3000 किलो हेरोइन मामले को लेकर एनआईए ने दिल्ली की एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के मामले को लेकर दिल्ली से एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 28 वर्षीय शोभन आर्यनफर दिल्ली के नेव सराय इलाके में रहता था। जांच एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम नारकोटिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल दोस्तों अधिकारी ने कहा कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सितंबर में खेप की खरीद और डिलीवरी में विदेशी नागरिक के शामिल होने पर 3000 किलो मादक पदार्थ जब्त कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि आर्यनफर को अफगानिस्तान से आने वाले अर्ध संसाधित तालक पत्थरों की आयत खेप में छुपाए गए मादक पदार्थों के परिवहन की साजिश में शामिल पाया गया है और इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। वहीं पर भारतीय नोटों पर क्यों नहीं छापी जाती नेताजी की तस्वीरें, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। दरअसल दोस्तों भारतीय करेंसी नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तलब किया है। कोलकाता के उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को 8 हफ्ते के भीतर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों कोरोना का नया एक और वेरिएंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है और उससे रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए कई सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो वैक्सीन लोगों को लगी है उसके साथ साथ एक वैक्सीन फिर से दी जाए जिसका नाम बूस्टर डोज होगा, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आसानी हो सकेगी शरीर को और इसीलिए मांग की जा रही है कि बूस्टर डोज मिलना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। वहीं आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें दोस्तों लिखा गया है कि सत्ता में योगी आदित्यनाथ के होने से क्या वाराणसी में जिस तरीके के काम हुए हैं उससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। जब एपी न्यूज के एंकर ने ये सवाल वहां के लोकल व्यक्ति से पूछा तो उसने जमकर बीजेपी नेताओं को फटकार लगानी शुरू कर दी और जैसे ही 2-4 शब्द बोले वैसे ही उसके मुंह के पास से माइक छीनकर किसी और को दे दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि गोदिया मीडिया में इस तरह की चीजें लगभग आम दिखाई देती हैं। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना
चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।